हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा, अभी तक मैं आपके 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें पहला वीडियो तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का डाला था, ठीक है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें भी लगभग 3 प्रश्न आपको मैं समझा चुका हूँ। तो आज अपन द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, वैसे तो आपको द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, है ना। क्या नॉलेज होगी? जैसे आपने बेटा कक्षा 10 में आनुवंशिकता पढ़ा है ना। तो आनुवंशिकता में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पादप के ऊपर किए थे बेटा? मटर के ऊपर किए थे, ध्यान होगा आपको। और बेटा मटर का आपने वानस्पतिक नाम क्या लिखा था? पाइसम सैटाइवम। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे ये नाम सुन चुके होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि मटर का जो ये नाम, जिसे अपन वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम कहते हैं, ठीक है, ये नाम बेटा द्विनाम पद्धति पे आधारित है ना भाई। अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ रहे हैं कि द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग किसी जंतु अथवा पादप का नाम 2 शब्दों से लिखा जाता है। देखो, ये तो पहला शब्द हो गया और ये तो दूसरा शब्द हो गया, ठीक है ना। प्रथम शब्द तो बेटा उसके वंश का होता है और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक और उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे बोर्ड पे एक नाम लिख रहा हूँ मैं, जैसे बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप ना क्या नाम बोलेंगे? बाघ, ठीक है। बाघ का जूलॉजिकल नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, ये नाम है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें भी वही 2 चीज़ें हैं, एक तो वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। तो कुल मिला के बात ये है कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किसी जंतु अथवा पादप का नाम 2 शब्दों से लिखा जाता है, जिसमें प्रथम शब्द उसके वंश का और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है, ठीक है बेटा। तो आज अपन इसी द्विनामकरण पद्धति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पद्धति का इतिहास पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्विनामकरण पद्धति का इतिहास। तो कैसे लिखेंगे इस पद्धति को? ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम इस पद्धति को सर्वप्रथम गैस्पर्ड बोहन नामक वैज्ञानिक ने, गैस्पर्ड बोहन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था बेटा? पिनाक्स, ये था। पिनाक्स में उल्लेखित किया था सबसे पहले बेटा। लेकिन वे इस पद्धति का अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए।
तो बेटा सबसे पहली ऐतिहासिक बात तो ये है जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दी। क्या लिखा है बेटा, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखो बेटा, मैंने ये लिखा है बोर्ड पर कि द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम गैस्पोल्ड बोहम नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पीनॉक्स में उल्लेखित की थी, लेकिन वे इस पद्धति का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक बेटा आपको हर जगह मिलेगा, कैरोलस लीनियस नाम याद रखना पड़ेगा। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का प्रचार प्रसार किया। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी बेटा हिंदी में यदि मैं बोलूँ तो वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो, ये सबसे पहली बात अपन को याद रखनी है। एक बार ये पूरी की पूरी बात मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुन लें। देखिए, इस पद्धति को सर्वप्रथम गैस्पोल्ड बोहन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पीनॉक्स के अंतर्गत उल्लेखित किया था, लेकिन वे इस पद्धति का अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। उनके पश्चात कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक का नाम क्या, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का खूब प्रचार प्रसार किया और इसी कारण कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब आगे चलिए बेटा। द्विनामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग किसी जंतु अथवा पादप का नाम लिखते समय कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, तो अब अपन उन नियमों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं नियमों के अनुसार जंतु अथवा पादप का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो उन नियमों पे आ जाइए, ध्यानपूर्वक देखें। नियम नंबर पहला, इस पद्धति के अनुसार किसी जंतु अथवा पादप का नाम 2 शब्दों से लिखा जाता है। कितने शब्दों से लिखा जाता है बेटा, 2 शब्दों से, जिसमें प्रथम शब्द उसके वंश का और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है। पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम पर आइए। वंश के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, वंश के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से और जाति के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये बेटा नियम नंबर 2 हो गया। ठीक है बेटा, अब तीसरे पॉइंट पर आइए। पॉइंट नंबर 3, कई बार जाति के बाद वैज्ञानिक का नाम
वैज्ञानिक का नाम भी तीसरे शब्द के रूप में लिखा जाता है। तीसरे शब्द के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिन। गौर करना बेटा, देखो वंश के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिख दिया, जाति के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिख दिया, और बेटा जाति के बाद जो तीसरा शब्द लिखा हुआ है, इस तीसरे शब्द का प्रथम अक्षर मैंने अंग्रेजी के बड़े लेटर से लिखा है। तो यदि जाति के नाम के बाद लिखे तीसरे शब्द का प्रथम अक्षर मैंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा है, तो इसका मतलब तीसरा शब्द वैज्ञानिक का नाम है। तो बेटा ये जो लिन शब्द यहाँ पे लिखा है ना, इस लिन शब्द का मतलब क्या है? लीनियस है। अच्छा, यहीं पर एक बात और गौर कर लो कि जैसे मान लीजिए मैं कोई नाम लिख रहा हूँ, ब्रेसिका ओलेरेशिया, है ना, और इसके बाद में मैंने मान लो ये लिख दिया कैपिटेटा या बोट्रोइटिस लिख दो, बोट्रोइटिस। ये बेटा मैंने फूल गोभी का नाम लिखा है। अब आप गौर करो, यहाँ पर जो तीसरा शब्द है जाति के बाद, उसका प्रथम अक्षर मैंने अंग्रेजी का स्मॉल लेटर, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा है। तो यहाँ पर बेटा ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये ना उपजाति या किस्म का नाम है। तो बेटा ये नियम नंबर 3+4 हो गई। 5वें नियम पे आइए। जंतु अथवा पादपों के नाम लैटिन भाषा में, जंतु अथवा पादपों के नाम लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में अथवा लैटिनीकृत होने चाहिए। बेटा ये सारी चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब मैं इसे उदाहरण से बताऊंगा। जैसे एक छोटी सी बात आपके सामने मैं बता रहा हूँ। देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बताया था। क्या नाम बताया था? पैंथेरा टाइग्रिस। अब देखो बेटा, अपन चाहें तो उसे टाइगर भी कह सकते थे, लेकिन टाइगर को लैटिनीकृत कर दिया गया और उसको ना टाइग्रिस बना दिया। तो ये भी नियम का एक भाग है ना। और एक अंतिम बात बेटा, नियम नंबर 6 ध्यान से सुन लेना कि यदि द्विनाम पद्धति के द्वारा दिए गए नियमों को प्रेस से छापा गया है, प्रेस से छापा गया है, तो टेढ़ी लिपि में लिखा जाता है। कैसी लिपि में? टेढ़ी लिपि में। और टेढ़ी लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं इटैलिक्स। और यदि बेटा हाथ से लिखा जाता है तो दोनों नामों के नीचे, यानी कि वंश और जाति, दोनों नामों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन की जाती है। तो यहाँ आकर के द्विनाम पद्धति का पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है। अब यही पूरी बात एक बार मैं आपके सामने दोबारा
बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुन लेना। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, अगले वीडियो में यही सारे नियम मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। आज केवल अपन इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं। सुनिए आप ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि द्विनाम पद्धति की खोज सर्वप्रथम गैस्पोर्ड बोहन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पिनॉक्स के अंतर्गत की थी। मतलब इस पद्धति के बारे में सबसे पहले जिक्र गैस्पोर्ड बोहन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक पिनॉक्स के अंतर्गत किया, लेकिन वे इस पद्धति का अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। उनके बाद कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति को काफ़ी अधिक प्रचारित और प्रसारित किया। तो बेटा, कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार जंतुओं अथवा पादपों का वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्न नियम ध्यान में रखे जाते हैं। अब आपको 1 बाय 1 सारे के सारे नियमों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, द्विनामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक जंतु अथवा पादप का नाम 2 शब्दों से लिखा जाता है। नियम नंबर पहला, जिसमें प्रथम शब्द उसके वंश का और दूसरा शब्द उसकी जाति का होता है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरे नियम पर आइए। वंश के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से और जाति के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। नियम नंबर 3 पर आइए। कई बार जंतुओं अथवा पादपों के वैज्ञानिक नामों में 2 के स्थान पर 3 शब्द होते हैं, अर्थात जाति के बाद भी तीसरा शब्द उपस्थित होता है। तो अब गौर करें, यदि जाति के बाद लिखे तीसरे शब्द का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा है तो इट मीन्स वो वैज्ञानिक का नाम है। वंश का नाम, जाति का नाम और वैज्ञानिक का नाम। और बेटा, यदि जाति के बाद लिखे तीसरे शब्द का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा है तो बेटा वो उपजाति, वैरायटी अथवा किस्म होगी। तो बेटा, कल ये जो नियम आपको मैंने बताए हैं, इन सबको अपन उदाहरण सहित समझेंगे। नियम नंबर 4 पर आ जाइए, ठीक है। मैंने ये बताया बेटा कि जंतुओं अथवा पादपों के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। यदि संसार की किसी अन्य भाषा में हैं तो उनका लैटिनीकरण किया जाना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि यदि जंतुओं अथवा पादपों के नाम हाथ से लिखे गए हैं, ठीक है ना, हाथ से लिखे गए हैं, तो दोनों शब्दों के नीचे अंडरलाइन, दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। और यदि इन शब्दों को लिखा गया है किससे, प्रेस के द्वारा, तो बेटा इटैलिक्स अथवा टेढ़ी लिपि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बेटा, आज के इस वीडियो में आपको मैंने द्विनामकरण पद्धति के इतिहास के बारे में बताया, साथ ही साथ द्विनामकरण पद्धति के द्वारा जंतुओं और पादपों के नाम लिखते समय ध्यान रखे जाने वाले नियम बताए। अगले वीडियो के अंदर बेटा अपन इन नियमों की पुष्टि उदाहरण सहित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।